Hello guys, once again welcome to all of you on my YouTube channel JK Deluxe Academy. I hope you are all very well and healthy, and I hope you are preparing for a different exam as a state level exam or central level exams. So I am taking a very important video on the East India Company, and today topic is related to the East India Company, and that's the topic name is a different regulating act passed by the British Crown, and so I will discuss about that all act. तो गाइज़ मैं करता हूँ आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सो मैं शुरू करूँगा अब मैं अपना आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है। लेकिन गाइज़ सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर कमिंग अ फर्स्ट टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर अस। एंड सो आप वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें और लाइक करें। और अगर आपको किस तरह का भी डाउट होता है मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपको अपनी ओर से पूरा कोशिश करूँगा कि उसका 100% रिस्पांस दूँ। तो गाइज़ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुए, ब्रिटिश क्राउन ने पास किए, डिफरेंट एक्ट लाए गए बाद में, तो उनका जो रोल रहा वो क्या रहा, और बात करें कि एक कौन से सब्जेक्ट के लिए कंसर्निंग रहेगा ये टॉपिक। तो गाइज जो ये आज का टॉपिक है ये हिस्ट्री एज वेल एज पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये टॉपिक रहेगा वो कंसर्निंग रहेगा पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल नज़रिए से देखी जाएँ तो उसकी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन ने पास की और उन चीज़ों को बाद में कापी भी किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में तो आपको पता है कि हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई कि मुगल साम्राज्य जो था धीरे धीरे फिर उसको पूरी तरह से ख़त्म किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें यहाँ पे मजबूत की। तो उसके ऊपर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बेसिक आपको बताया था, उसका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उसका चार्टर एक्ट जो पास हुआ वो एलिजाबेथ फर्स्ट ने पास किया। तो उसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में जानकारी ली और उनकी फ़र्स्ट फैक्ट्री कब सेटअप हुई। बेंटम की बात की थी हमने कि इंडोनेशिया में सबसे पहला उनका फैक्ट्री जो सेटअप हुआ। और इंडिया की बात करें तो फिर इंडिया में सूरत वाली साइड भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। मछलीपट्टनम की बात करें, मछलीपट्टनम में भी एक जो फैक्ट्री सेटअप की, तो हमने वो डिटेल पूरी उसमें डिटेल में हमने बात की। तो अगर आपको किस तरह कोई डाउट होता था आप उस वीडियो में आप वीडियो को देखें, मैं उसका जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस लेक्चर से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर सुन लें, बिकॉज आपको अगर लेक्चर को समझ आएगा तो उसके बाद ये समझ आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो क्यों हुए। तो गाइज अब करते हैं शुरू। तो जितना हो सके यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के लेक्चर बनाने के लिए, और एक ग्रोइंग की चैनल है, ये ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिश टाइम जब ये चीज़ें हुई उसके ऊपर है। तो इस सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया हिस्ट्री एंड पॉलिटी के कंसर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थोड़ा हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसका थोड़ा देख लेते हैं। वैसे मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं ब्रीफ में। So, beginning of the rule, the British East India Company was established as a trading company in the 1600 and transferred into ruling body in 1765. तो बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जब इसकी, तो ये एज अ ट्रेडिंग कंपनी थी। 1600 में जब ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो ये एज अ ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई एक ब्रिटिश की तरफ से, और उन्होंने बोला कि आप जाइए ईस्टर्न साइड और व्यापार करिए वहाँ से, और वहाँ से चीज़ें खरीदें और भारत अपने ब्रिटेन में लेकर आइए। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक ये रूलिंग बॉडी बन जाती है 1765 के बाद, यानी कि जब बैटल ऑफ बॉक्सर होता है तो उसके बाद काफ़ी इनको मजबूती मिल जाती है, और टर्निंग पॉइंट जो माना जाता है सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बैटल ऑफ प्लासी है। तो आगे देखते हैं कि फिर क्या करते हैं कि ये इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, जो इंटरनल अफेयर होते हैं उसमें भी इनका इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर 1764। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी कवर द दीवानी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने दीवानी राइट जो था वो उसने ऑब्टेन कर लिया था, यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो टैक्सेस होते हैं उसका जो हक था, उसका जो राइट था वो इसको मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा वाली साइड का ये इनको राइट मिल गया था दीवानी का। धीरे धीरे क्या होता है कि इट स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन इंडियन अफेयर, धीरे धीरे करके भारतीय जो हमारे जो मुद्दे होते हैं, इंटरनल अफेयर होते हैं,
भारत के जो अंदरूनी मामले होते हैं उनमें भी दखल अंदाजी करना इन्होंने शुरू कर दिया। आफ्टर दैट क्या हुआ कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर, इनकी पावर को एक्सप्लोर किया गया। द पीरियड फ्रॉम द 1765 टू 1772 saw the duality in the system of the government। जब कहते हैं कि 1765 से 1772 के बीच एक डुअलिटी सिस्टम जो है वो दिखा वहाँ पे गवर्नमेंट में, कि द कंपनी हैड द अथॉरिटी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो अथॉरिटी। अब होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास अथॉरिटी तो होती है, उसको ब्रिटिश ने अथॉरिटी दे दी थी, लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रहे थे ना। तो जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे अब वो तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, बहुत सारे बेनिफिट दिलवाने थे, या बहुत सारी जो उनके अपने लोकल एरिया में जो भी चीज़ें थी उनको उठाना था, लेकिन पावर नहीं थी, कुछ कर नहीं पाते थे, अथॉरिटी नहीं थी। तो लेकिन इस चीज़ का हुआ क्या, जब ये एक डुअलिटी सिस्टम आया कि पावर है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी हैं लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, तो इस चीज़ का ओवरव्यू जब ये पूरी चीज़ें हुई तो उसका रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट ये निकला कि रैम्पेंट करप्शंस अमंग द सर्वेंट ऑफ द कंपनी। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी के जो सर्वेंट थे उनके बीच क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया उसमें। ठीक है, रैम्पेंट का मतलब होता है जो अनलिमिटेड, कि इतनी करप्शन हो गई थी, कोई लिमिट नहीं थी उसकी। आफ्टर दैट फिर इसके और इसका क्या रिजल्ट निकलता है, जब ये चीज़ें होती हैं, डुअलिटी सिस्टम आता है गवर्नमेंट में, एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन होता है। जो रेवेन्यू है, जो उनके पास जो टैक्सेस जो भी हैं उन चीज़ों से कलेक्ट करके उनके पास पैसा तो बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन ऑपरेशन ऑफ द पेजेंट्री, जो पेजेंट्री हैं, पेजेंट्री इन द सेंस कि जो फार्मर थे, जो किसान थे, जो उस टाइम खेती करते थे, उनके ऊपर इस चीज़ का बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। अब देखो, अगर ज़्यादा इन टैक्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, कंपनी जो थी वो टैक्सेस ज़्यादा ले रही थी, तो ऑब्वियसली बात है कि जो फार्मर हैं उनके ऊपर प्रेशर तो हो गई, उनके ऊपर तो अत्याचार होंगे ही। थर्ड थिंग ये होती है कि दी कंपनी बैंकरप्सी हो जाती है वाइल द सर्वेंट्स वर फ्लोरिशिंग। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो सर्वेंट्स होते हैं कंपनी के, जो काम कर रहे होते हैं, उनको फ्लोरिश हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बिकॉज आपको मैंने बता दिया कि करप्शन हो गई थी, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे थे, वो अपनी जगह पे तो मजबूत हो रहे थे, लेकिन जो कंपनी थी उसका कहीं ना कहीं दिवालिया हो रहा था इस चीज़ से, जब इस चीज़ें सारी हुई। फिर क्या होता है कि आ जाते हैं हम सही पॉइंट पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। वो तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट हो गई इंडिया में, इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी सेटअप करनी लगभग शुरू कर दिया, हो भी गई थी कई जगह पे, तो उस चीज़ के ऊपर फिर क्या हुआ कि बाद में बहुत सारे एक्ट जो हैं वो पास किए गए ईस्ट इंडिया ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको और मजबूत किया जाए, टेरिटोरियल तौर पे भी वो मजबूत हो, और जो पॉलिटिकल जो उनके पास पावर है वो भी इंक्रीज हो। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, और इसका मतलब ये था कि कंपनी रिटेन ऑफ पोजेशंस। इसमें यह था कि कंपनी के पास जो पोजेशंस है वो रिटेन रहेगा। पोजेशन इन द सेंस होता है कि जो कब्जा है, जो उनके पास टेरिटोरियल, जो उनके पास जगह है, जिस जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया है वो उनकी रहेगी, उनके पास रिटेन रहेगा। ठीक है, वो बनाए रखेंगे अपनी जगह पे अपना पोजेशंस। तो इसमें क्या होता है कि दिस एक्ट परमिटेड द कंपनी टू रिटेन इट्स द टेरिटोरियल पोजेशंस इन इंडिया बट साउ टू रेगुलेट द एक्टिविटीज एंड द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। इसमें होता क्या है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट जब पास होता है 1773, तो उसमें यह कहा जाता है कि कंपनी को परमिट दिया जाता है, परमिशन दी जाती है कि आप जो आपका टेरिटोरियल पोजेशन है, यानी कि जो आपका ज़मीनी तौर पे जितना भी ज़मीनी जो भी आपके पास लैंड है या जितनी भी आपके पास एरिया है, आपने जहाँ पे कब्जा कर लिया है, वो आप अपने पास रिटेन रखें। और जो आपकी जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको फंक्शनिंग करने के लिए, उस चीज़ के लिए आप क्या करें कि उस चीज़ की खोज करें, उसमें आप तलाश करें, साउट टू रेगुलेट करें कि उसको कैसे, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, एक्टिविटीज़ को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी थी उनको कैसे रेगुलाइज कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि और इसमें आप थोड़ी अपनी तरफ से और फंक्शनिंग करें। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट कि कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर। रेगुलेटिंग एक्ट अब जब 1773 का जब ये पास होता है, तो इसमें ये होता है कि कंट्रोल करना है पूरे भारत के जो अफेयर हैं, भारत के जो भी मामले होते हैं उनको कंट्रोल करिए, इनको परमिशन दे दी कि आप करिए कंट्रोल इनको। थ्रू दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश कैबिनेट वाज गिवन द राइट टू एक्सरसाइज
कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर। तो पहली बार जब ये कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट ने जब ये कानून पास किया तो उसमें ये हुआ कि आप क्या करिए, पूरे भारत के जो भी अफेयर हैं उनको कंट्रोल करिए। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की चीज़ें हैं। जब ये एक्ट पास हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई, क्या क्या चीज़ें उसमें बदलाव क्या थे, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल आ जाता है। गवर्नर जनरल की पोस्ट जब वो इंट्रोड्यूस होती है, बिफोर दैट, बिफोर दिस इससे क्या होता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर ऑफ मद्रास या अदर जो बम्बे, गवर्नर ऑफ बम्बे था, ये अलग अलग इनके गवर्नर होते थे, अलग अलग एक प्रेसिडेंसीज का एक अलग अलग एरिया रखा गया और उनको एक एक गवर्नर बना दिया गया अपनी अपनी जगह पे। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि एक गवर्नर जनरल की पोस्ट आ जाती है, कि एक बड़ी पोस्ट आ जाती है कि जो बाकी जो दो प्रेसिडेंसीज हैं वो इसी प्रेसिडेंसीज के अंडर रहेंगी कि गवर्नर ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा वो एक हेड सुप्रीमेसी होगा और बाकी जो टू प्रेसिडेंसीज हैं वो इसके अंडर रहेंगी। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस हुई पोस्ट। तो द एडमिनिस्ट्रेशन इन द बंगाल वाज टू बी कैरिड आउट बाय द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। और एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर रखे गए और मैंने आपको बताया दिया कि गवर्नर जनरल बंगाल जो पोस्ट थी उसको लाया गया। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो थे वॉन हेस्टिंग्स was made the first governor general of Bengal and the governor of Bombay and Madras now worked under the governor general of Bengal। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो गवर्नर ऑफ बम्बे रहेगा या मद्रास रहेगा वो किसके अंडर काम करेंगे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसी एक्ट के अंदर ही क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी भी एस्टेब्लिशमेंट होती है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1774 के अंदर। The Supreme Court of the Judicature was to be established in the Bengal, Kolkata, along with the appellate jurisdictions and where all the subjects could seek the redressal। इसी एक्ट के अंदर ही क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शंस है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है भारत में। ठीक है, और इसमें कंप्राइज्ड यानी कि इसमें हाउ मेनी जज इन देयर, तो उसमें कितने जज थे, वहाँ पे जज की बात करें तो 3 जजेस थे। जब फर्स्ट टाइम जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का तो 3 जजेस थे और चीफ जस्टिस एक था उसमें। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट चीफ जस्टिस वाज एलाजोम्पी। एलाजोम्पी जो थे ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कह सकते हैं आप कि जो सुप्रीम कोर्ट जब ब्रिटिश के अंडर, ये ब्रिटिश के अंडर की बात है, जब ब्रिटिश के अंदर थे उस टाइम ये पहले चीफ जस्टिस माने जाते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो अलग हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड एक्ट, दैट इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ द 1781 या एक्ट ऑफ द सेटलमेंट, या इसको आप अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कह सकते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सम ऑफ द मिस्टेक्स जो या कुछ एरर ऐसी रह गई थी, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसे कुछ बदलाव नहीं लाए गए थे उनको बाद में लाया गया, उसको अमेंड किया गया। 1773 अमेंडमेंट जो 1773 जो एक्ट था उसको और बदलाव किया गया, उसमें बदलाव लाकर इस एक्ट को फिर लाया गया। तो इस एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव द एरर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ऑलरेडी आई मेंशन अबाउट इट। सो नेक्स्ट इज 1781। इन 1781 में क्या होता है कि द एक्ट वाज अमेंडेड एंड द गवर्नर जनरल, द काउंसिल एंड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुडिक्शंस इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट इफ दे डिड एनीथिंग व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। तो इनको ये भी कहा गया, इस एक्ट के अंदर ये रखा कि आप जो सर्वेंट ऑफ द कंपनी या सर्वेंट ऑफ द जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होंगे या जो गवर्नर जनरल की पोस्ट रहेगी या कौंसिल बनाई हुई थी 4 मेंबर थे, वो जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्प्ट रहेंगे, बिकॉज उनके ऊपर किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, किस तरह की पावर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, और अगर किस तरह की कुछ गलत करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा उनको, अपने वो ड्यूटी के टाइम पे कुछ भी ऐसा गलत करेंगे तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा। ऐसी चीज़ें बनाई गई, ये अमेंडिंग एक्ट आया था क्योंकि उसमें कुछ कमी रह गई थी ना, तो इसलिए इस एक्ट को लाया गया कि और इंडिया वालों को और ज़्यादा मजबूर करना है। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। सो आपको फर्स्टली ये पता होना चाहिए कि पिट्स नाम जो है, पिट्स नाम से एक्ट लाया गया। और पिट नाम क्यों रखा गया, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटिश के जो पीएम थे वो विलियम पिट थे, तो विलियम पिट के नाम से ही इस एक्ट का नाम रखा था। तो दिस एक्ट नेम वाज द नेम ऑफ पीएम
विलियम पेट्स। तो दिस वाज आल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसको ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1784 भी कहते हैं। अंडर दिस एक्ट द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी हैज डिफरेंशिएट। इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि जो व्यापारिक और जो राजनीतिक जो कार्य होते हैं कंपनी के, उनको अलग अलग कर दिया जाता है, उनको डिफरेंशिएट किया जाता है इस एक्ट के अंदर। फिर एक ड्यूल कंसेप्ट आ जाता है गवर्नमेंट का, एक ड्यूल कंट्रोल जो सिस्टम आता है वो भी एस्टेब्लिश होता है अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इट एस्टेब्लिश द ड्यूल सिस्टम ऑफ द कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल लाया गया, यानी कि दो तरीके से कंट्रोल किया जाएगा भारत को। ये दो चीजें लाई गई, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगा बीच में इन्वॉल्व एंड ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा। ठीक है। फिर द कंपनी बिकम अ सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी इन इंडिया वर टर्म्ड ब्रिटिश पोजेशंस। कहता है कंपनी बिकम अ सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। जो कंपनी होगी वो एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट होगा स्टेट का। ठीक है। एंड इट्स टेरिटरी, जो इसकी टेरिटरी होगी भारत में, उसको ब्रिटिश पोजेशंस कहेंगे। जो जमीनें जो चीज जो है, जो जमीनें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हैं, उसको ब्रिटिश पोजेशंस माना जाएगा, यानी कि वो ब्रिटिश का कब्जा माना जाएगा। क्या बात है। आफ्टर दैट क्या होता है कि हाउएवर इट रिटेन द कंट्रोल ऑफ द कॉमर्स एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि ये जो कॉमर्स के ऊपर, व्यापारिक चीज़ें जो थी, उनके ऊपर जो कंट्रोल था वो अपने पास इन्होंने रिटेन रखा, एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी इनका धीरे धीरे करके कंट्रोल रहना शुरू हो गया। आफ्टर दैट क्या हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड। ये बात करें, ये फिफ्थ पॉइंट है इसी पीट इंडिया एक्ट 1784 का। ठीक है। इसके कुछ पॉइंट बना के रखे हैं मैंने, 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंडर। ए बोर्ड ऑफ द कंट्रोल वॉज फॉर्म टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंपनी सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया उसका काम ये था, उसका ये फंक्शन रहेगा कि वो कंट्रोल करेगा कंपनी की जो सिविल प्रोसीजर्स रहेंगे या चीज़ें होंगी, मिलिट्री तौर पे जो उनके फंक्शंस रहेंगे उनको कंट्रोल करेगा, रेवेन्यू अफेयर्स जो हैं उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो 3-4 चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और इसमें क्या क्या चीज़ें थी, हु इज कंसिस्टेड इन दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो देयर वन इज द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड 4 मेंबर ऑफ द प्राइवी काउंसिल। और प्राइवी काउंसिल बनाएगी, एक ऐसी काउंसिल बनाएगी जो गुप्त होती है। ठीक है। ये शो नहीं होगी, ये 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, एक प्राइवी काउंसिल इसको कहते हैं। तो ये अपॉइंट किसने करना था, क्राउन ने करना था, वो अपने हिसाब से करना था। ठीक है। ये पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ फंक्शंस हैं, उसके कुछ कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर was reserved to secret the committee of the 3 directors, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन डायरेक्ट टच विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया, उसका यह काम था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ टच में रहेगा और उसको जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कन्वे करेगा। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था। फिर आता है गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, 6 पॉइंट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ की पोस्ट के ऊपर भी एक एस्टेब्लिशमेंट होती है कि द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ। जो काउंसिल ऑफ गवर्नर थी, जो काउंसिल बनाई गई थी ना गवर्नर जनरल, उसको रिड्यूस कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, कि 3 मेंबर रखे गए और इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ, उसी के अंदर ही कमांडर इन चीफ भी उसी में होगा। ठीक है। उसमें मेंबर जो थे वो कम कर दिए गए। इन 1786 में क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज ग्रांटेड द पावर ऑफ द बोथ द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ। और 1786 के अंदर कॉर्नवालिस को क्या होता है कि उनको परमिशन मिल जाती है, उनको ग्रांट मिल जाती है, ऐसी पावर मिल जाती है कि वो गवर्नर जनरल भी रहेंगे और कमांडर इन चीफ भी रहेंगे, दोनों पावरें इनके पास रहेंगी। एंड ही वॉज अलाउड टू ओवरराइड द काउंसिल डिसीजन इफ ही ओन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन। और इन्होंने ये भी अलाउ कर दिया कि आप काउंसिल जो डिसीजन जो काउंसिल लेगी वो ले सकती है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो फिर आता है एक्ट ऑफ 1786। ये बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, इनको धीरे धीरे करके आप थोड़ा इनको क्या करें कि रिवाइज करें। जो इसके इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक के ऊपर, और उसके बाद एक एज अ मूवी टाइप इस चीज़ को याद रखें। मैंने इसको कोशिश किया कि एक एज अ मूवी टाइप ही बनाने का,
क्योंकि धीरे धीरे ये पूरी कहानी को आप एज अ मूवी एक पूरी कहानी के तौर पर इस चीज़ को समझें और आपको ये समझ पक्का आ जाएगा। और मिक्सअप नहीं होगा, फिर मिक्सअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ये हैं कि ये ना हो कि जो 1786 जो एक्ट में जो पास हुई चीज़ें वो आप पिट्स इंडिया में कर दो, और जो पिट्स में हुई हैं वो आप रिलेटिंग एक्ट में कर दो। तो थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें कि मिक्सअप ना हो जाए। तो पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप 5 स्टार कर दें, या ऐसा स्टार लगा दें कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको स्टार ज़्यादा लगा दें। तो एक सिस्टमेटिक पूरा इस कहानी को याद रखें। फिर आ जाता है एक्ट ऑफ 1786, करते हैं इसको थोड़ा डिस्कस। तो एट दिस टाइम द लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस टाइम कौन थे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। And Lord Cornwallis was wanted to take the permission or the extra power from the British Crown to solve some issues without the consultancies of the Governor General Council। जो गवर्नर जनरल की कौंसिल बना रखी थी, उसकी बिना परमिशन से उसको कुछ पूछना नहीं है, उससे कुछ कंसल्ट नहीं करना। तो मुझे ऐसी कुछ पावर दी जाए कि मैं कुछ ऐसे इशू होंगे जो मैं अपने हिसाब से मैं डिस्कस कर लूँ, या अपने हिसाब से मैं उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लूँ। ये कौन चाहते थे? हमारे उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर थे वो चाहते थे कि हमें परमिशन मिल जाए, मेरे को पावर मिले ब्रिटिश क्राउन से कि मैं कुछ ऐसे इशू होंगे मैं अपने हिसाब से डिस्कस कर लूँ। मैं जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनी हुई है उसको कंसल्ट ही नहीं करना, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करना, क्योंकि महाराजा ज़्यादा कुछ होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे। फिर इन 1786 में क्या होता है कि दिस डिमांड फुलफिल बाय द ब्रिटिश, और 1786 इसी एक्ट के अंदर ही उनकी जनाब की जो रिक्वेस्ट थी या उनकी जो डिमांड थी उसको फुलफिल कर दिया ब्रिटिश क्राउन ने। एंड फर्स्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ द इंडिया वाज बिकम लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो पहले जो एक प्रभावशाली जो रूलर रहे भारत में, वो कौन थे? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही रहे हैं। तो इनको थोड़ा याद रखें, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, कम पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1786 के बाद क्या आता है? एक 1793 के अंदर एक और एक्ट आता है, एक और एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। तो इसमें क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ पावर टू द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट की जो पावर थी उसको ओवर एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज कंसल्ट्स टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, कि जो पावरें थी वो सभी उनकी क्या कर दी गई? एक्सटेंड कर दी गई। किस जनाब की किसकी हुई थी? यहाँ पे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो पावर थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। फिर क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर ऑफिशियल्स, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ द 1793। दिस रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड द कमांडर इन चीफ, कि जो रॉयल अप्रूवल है वो बहुत जरूरी रहेगा, मैंडेट रहेगा। किसके लिए? अगर वो अपॉइंटमेंट हो रही है उसकी गवर्नर जनरल की जगह पे हो रही है, या गवर्नर्स बन रहा है, या कमांडर इन चीफ बन रहा है, तो एक रॉयल अप्रूवल होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी, इसको मैंडेटरी कर दिया गया अंडर द एक्ट 1793। Senior officials of the company were debarred from living India without permission. Doing so was treated as resignation। और एक चीज वो रखी गई कि जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, सीनियर ऑफिशियल्स की हमने बात की, जो ये जैसे गवर्नर जनरल की बात करें, या गवर्नर्स की बात करें, या कमांडर इन चीफ की बात करें, तो दीज आर द सीनियर ऑफिशियल्स पोस्ट। तो कंपनी की जो ये सीनियर पोस्ट थी इनको डिबार भी कर दिया जाता किसी भी टाइम, यानी कि जो पोस्ट पे बैठा हुआ है उसको किसी टाइम से उसको हटा दिया जाता। ये ब्रिटिश क्राउन ने अपने पास पावर रखी, और बिना उनको मतलब उनको बताना तक भी नहीं है, ठीक है। और उनका एज अ उस टाइम क्या ट्रीट किया जाएगा? जब उनको हटाएंगे वो उनका रिजाइन माना जाएगा कि उन्होंने रिजाइन किया है, उसका एज अ ट्रीट किया जाएगा। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर बदलाव लाए गए। पेमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, और जो पेमेंट की बात रही ऑफिशियल्स की, तो उसके ऊपर भी कुछ डिसीजन लिया इन्होंने इस एक्ट के अंदर। इट लेड डाउन दैट कि द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल एंड द स्टाफ वर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। इसमें यह कहा कि जो मेंबर हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के या स्टाफ हैं या वहाँ पे, उसकी जो पेमेंट होगी वो इंडियन रेवेन्यू से होगी। भारत में जो पैसा इकट्ठा होगा, जो भारतीय लोगों से ही इकट्ठा किया जाएगा पैसा, वही पैसा जो है, वही मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जो ऑफिशियल्स हैं। यानी कि ब्रिटिश से कुछ नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि है वो ब्रिटिश के हैं। यहाँ पे एक तो यहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ है, और जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसमें से ही सैलरी उनको दी जाएगी। लेकिन बेनिफिट किसको हो रहा था इस चीज़ का? जो यहाँ पे व्यापार करने आए थे या सेटलमेंट हुई, तो उसका बेनिफिट जो हो रहा था वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश को हो रहा था, ब्रिटेन को हो रहा था।
लेकिन जो पैसा उनको देना है, उनको सैलरी देनी है उस चीज़ के लिए, वो भारत से ही होगी। तो द कंपनी वॉज आल्सो आस्क्ड टू पे द 5 लाख पाउंड्स एनली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर पेइंग इट्स नेसेसरी एक्सपेंसेस। कंपनी को यह भी कहा गया कि आप 5 लाख जो है वो सालाना यानी कि एनुअली आपको ब्रिटिश सरकार को देने होंगे आफ्टर पेइंग द इट्स नेसेसरी एक्सपेंसेस। जो आपके इंपॉर्टेंट जो खर्चे हैं उनको पे करने के बाद जो आपके पास बचेगा उसमें से 5 लाख पाउंड आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने हैं। आफ्टर दैट आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अभी इस एक्ट में और कुछ बदलाव लाए गए, देखते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जितनी वीडियो शार्ट होगी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको याद रहेंगी। तो गाइज़ ये जो लेक्चर है इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो गाइज़ अगर आपको किसी तरह का भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% रिस्पांस देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें ये लगता है कि जो हमने इतनी मेहनत से लेक्चर प्रिपेयर किया है इसका मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये इफेक्टिव हमें तभी लगता है कि हमारा लेक्चर इफेक्टिव है या नहीं है जब आपका सब्सक्राइबर्स या आपका शेयरिंग या लाइक या कमेंट्स वगैरह आते हैं। तो गाइज मैं अब करता हूँ वीडियो खत्म। तो प्लीज़ करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए, ये वीडियो जाए। और जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये इज़ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बनाने की कोशिश मैंने की है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था। जब हमने भी प्रिपेयर किया था तो ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मिक्सअप हो जाता है इसमें, क्योंकि जो अलग अलग जो एक्ट की बातें हैं वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आपको ये एक्ट आते होंगे तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूरा जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका पास्ट का पूरा ट्रैक है, उस चीज़ को आप तभी इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आप जितना हो सके इस वीडियो को दोबारा सुने ताकि आपको ये वीडियो देख के ही आपको याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि फिर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब करते हैं वीडियो खत्म। जय हिंद, जय भारत।